हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो रिसेंटली रिलीज्ड आरटीपी है फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशंस फॉर सीए फाइनल, उसके एमसीक्यूज। जनरली हमारे पास अगेन बच्चे क्वेरीज लेके आते रहते हैं कि सर ये एमसीक्यू के सिर्फ आंसर दिए हैं, ये कैसे आया, उसका एक बार डिटेल सॉल्यूशन बता दीजिए तो हमारा टाइम बच जाएगा। एंड देयर बाय हमने ये वीडियो कंस्ट्रक्ट किया है ताकि क्विकली आपको जिस भी एमसीक्यू में डिफिकल्टी हो आप उसे कॉम्प्रिहेंसिवली सुन ले। डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम डिस्कस नहीं करने वाले, रीजन बीइंग कि वो आंसर्स में दिए हुए हैं, वहां पे आपको जनरली पता चल ही जाता है कि क्या ट्रीटमेंट किया गया है। स्टिल अगर उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसे इमीडिएटली रिप्लाई कर देंगे। तो इस सेशन में हम सारे एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स के भी आरटीपी के सारे एमसीक्यूज हमने इसी तरीके से कवर कर लिए हैं। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। यहां जो हम फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एमसीक्यू लेने वाले हैं, इसे देखने से पहले आप सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स कवर कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज आरटीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने रीसेंट अपडेट्स और अमेंडमेंट से पूछे हैं, तो हमें उसकी भी क्लैरिटी मिल जाती है और साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाती है। तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन विथ आवर फर्स्ट केस सिनेरियो जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सुपर लेवल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट्स रिटेल शोरूम इज लोकेटेड इन मुंबई एज वेल एज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड इन मुंबई एंड नागपुर। तो एक रिटेल शोरूम है जो मुंबई में है और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एक मुंबई में है और एक नागपुर में है, which is registered under the same GSTIN under GST in the state of महाराष्ट्र। एक ही स्टेट है तो भले कैसे भी आपके सेम बिजनेसेस और डिफरेंट बिजनेसेस हो, आप एक रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि मुंबई से नागपुर या नागपुर से मुंबई ऐसा कुछ ट्रांसफर करोगे भी आप तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं बनेगा। बिकॉज एक ही GSTIN है तो 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व नहीं मानी जाएगी। ये इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है हमारे सॉल्यूशंस में। द कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैंगलोर रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। एक बैंगलोर में भी है बट वो कर्नाटका में है तो उसका ऑब्वियसली अलग रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। एंड अनदर रिटेल शोरूम लोकेटेड इन अहमदाबाद which is another GST in the state of गुजरात। नेचुरली बेंगलुरु में है तो एक अलग चला जाएगा और अहमदाबाद में है तो एक अलग चला जाएगा। आपको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन और लेने पड़ गए होंगे। इस तरीके से आपके 3 GST रजिस्ट्रेशन तो हो गए, एक महाराष्ट्र का, एक कर्नाटक का और एक आपके गुजरात का। फिर आपको प्रोवाइड किया है कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इस मंथ पे हमेशा ध्यान दिया करो क्योंकि क्वेश्चन में कौन से महीने का क्वेश्चन बनाया है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, वहां हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो अक्टूबर महीने के रिलेटेड इन्होंने रिटेल शोरूम जो मुंबई है, मुंबई में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और नागपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। ये सब डिटेल्स हम क्वेश्चन के बेसिस पे रीड करेंगे तब हम देख लेंगे। फिर हमें दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ मुंबई यूनिट की अक्टूबर महीने की दी हुई है। फिर उसके बाद अक्टूबर जो दिवाली मंथ है उसमें रिटेल शोरूम एट मुंबई की दी हुई है। नागपुर यूनिट की अगेन कुछ प्रोवाइड की हुई है। फिर आपको दिसंबर महीने में मुंबई यूनिट की कुछ कंडीशंस दी हुई है, स्टॉक वगैरह के रिलेटेड कंटेंट दिया है, कुछ मुंबई यूनिट के रिलेटेड दिया है अगेन। एंड देन फिर आपको केस सिनेरियो दिया है जिसमें लिखा है कि एप्लीकेबल रेट ऑफ GST ऑन इलेक्ट्रिक आयरन इज 18% एंड ऑल रिमेनिंग गुड्स इज 12%। 2 रेट्स प्रोवाइड किए कि इलेक्ट्रिक आयरन की सप्लाई कहीं दिखे तो 18%, बाकी कुछ भी और दिखे तो 12% कर देना। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। अब हम क्वेश्चन पर के सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय नागपुर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर। केयरफुली, तो अक्टूबर की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछी है, टैक्सेबल सप्लाई पूछी है कि पहले वो सप्लाई होना चाहिए और फिर वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। एंड नवंबर के महीने की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस पढ़ने का ऐसे क्वेश्चंस में कोई फायदा ही नहीं है, सीधे कंटेंट देखो, सॉल्यूशन निकालो और सही चीज को मार्क आपको कर लेना चाहिए। आपको ये डिस्कशन में समझ आना चाहिए कि आपको फॉलो कैसे करना चाहिए किस सिनेरियो को। एक बार आपने मेन चीजें देख ली, स्कैन कर लिया और फिर क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि पूछा क्या है। अदरवाइज आप अननेसेसरी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो जो शायद पूछा ही नहीं है। तो आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई चाहिए बाय नागपुर यूनिट, नागपुर यूनिट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो हम खाली उसी पे ध्यान देंगे। पहला दिया है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स 13,50,000, ये कंसीडर होगा। फिर दिया है परचेज, ये थोड़ी कंसीडर होगा, ये तो परचेज है आपके, इनवर्ड थोड़ी आएंगे, आउटवर्ड आएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी एक सप्लाई है बट ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एंड हमें एग्जाम सप्लाई नहीं टैक्सेबल सप्लाई पूछा है, तो एक ही टैक्सेबल सप्लाई हमें अभी तक मिला 13,50,000। उसके बाद जो दिया वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दिया। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सर सप्लाई ही नहीं होती है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की सेल हमने शेड्यूल 3 में पढ़ी होती है, तो वो सप्लाई नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई कैसे बनेगा। इसका मतलब एक ही टैक्सेबल सप्लाई है 13,50,000।
और कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है फ्रॉम नागपुर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। हाँ, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तो उसमें हमें देख लेना चाहिए नागपुर यूनिट के रिलेटेड और क्या कंटेंट दिया है, जिसमें हमें नवंबर की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, मतलब विदाउट आईटीसी, बिना आईटीसी लेस किए भी हमें वो भी सॉल्व करना है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली दी है मुंबई यूनिट के रिलेटेड, तो ये अभी काम की नहीं है हमारी। दूसरी, अक्टूबर बीइंग दिवाली मंथ, रिटेल शोरूम एट मुंबई यूनिट, ये भी काम का नहीं है। नागपुर यूनिट, तीसरा पॉइंट काम का है हमारे लिए। नागपुर यूनिट issued credit notes of rupee 1,80,000 to its buyers in the month of November towards discount on account of making timely payment। समय पे पेमेंट करने की वजह से 1,80,000 का क्रेडिट नोट इशू किया गया है। आपको ध्यान आना चाहिए, जब हम सेक्शन 15 पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो तरह के डिस्काउंट्स पढ़ते हैं, एक प्री सप्लाई होता है और एक पोस्ट सप्लाई होता है। जो प्री सप्लाई है वो 15(3)A में जाता है और जो पोस्ट सप्लाई है वो 15(3)B में जाता है। और यहाँ पे बोला टाइमली पेमेंट करने पे मिला, यानी ये कैश डिस्काउंट के नेचर पे है, समय पे किया होगा तो मिला, मतलब ये पोस्ट सप्लाई मिला होगा, यानी 15(3)B के रिलेटेड है। द बायर्स वर अवेयर ऑफ सच डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल इन अक्टूबर, यानी पहले से रिटर्न एग्रीमेंट था कि हाँ भाई ये इस तरीके से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑल द बायर्स रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन रिसीविंग, क्योंकि ये कंडीशन होती है अगर सामने वाला उसे रिवर्स करेगा आईटीसी को तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा एज अ सप्लायर। एक्सेप्ट वन बायर हु रिसीव क्रेडिट नोट फॉर रुपी 23,000, ये जो 1,80,000 है उसमें से 23,000 पे आईटीसी रिवर्स नहीं किया है बायर ने, बाकी पे बायर्स ने रिवर्स कर दिया है। तो ये 23,000 की तरफ जो एट्रीब्यूटेबल जीएसटी होगा वो आपको अभी भी बेयर करना पड़ेगा, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को इंपैक्ट क्रिएट करेगा। फिर दिया है नागपुर यूनिट रिपोर्टेड सेल्स ऑफ रुपीज 16 लाख इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये सारी डिटेल नवंबर की दी है नागपुर यूनिट की जो हमें चाहिए। तो अल्टीमेटली देखो हमें करना क्या है, नागपुर की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी तो हम क्या कहेंगे, 16 लाख आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की गई है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 1,80,000 का उसमें से रिटर्न हो गया तो 1,80,000 आप लेस कर देंगे, बट उसमें से जो 23,000 है, क्योंकि उस पे आईटीसी रिवर्स नहीं हुआ है, हमने वो 23,000 को वापस ऐड बैक कर दिया, क्योंकि पूरे 1,80,000 को लेस कर दिया था तो 23,000 को हमने ऐड बैक कर दिया। या आप सीधे बोल सकते थे 1,80,000 माइनस 23,000, यानी 1,57,000 को लेस कर देते, बात तो एक ही पड़ती है आपकी। 14,43,000 आया जिसके ऊपर आपको रेट लगानी है, तो सिर्फ आपको बोला हुआ था गुड्स है, क्या है कौन से गुड्स है वो नहीं बताया, तो मैं उसे रिमेनिंग गुड्स की कैटेगरी में डालूंगा तो 12% की रेट लगेगी। इलेक्ट्रिक आयरन होता तो 18% होता, तो इसके ऊपर 12% की आप रेट लगाओगे। आपके लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है इजी करने के लिए, 1,73,160 इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अलावा देख लेते हैं नागपुर यूनिट के लिए कुछ दिया है क्या, मुंबई यूनिट दिया है, मुंबई टू नागपुर दिया है, और फिर एक ट्रक ऑफ मुंबई यूनिट दिया है, और कुछ नहीं है। तो आपका आंसर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 13,50,000 था और आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 1,73,160 हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हो। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मुंबई यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मुंबई यूनिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दो सवाल पूछे हैं, अक्टूबर में उनकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछी है और दिसंबर में उनकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी विदाउट आईटीसी आपसे पूछा गया है। अगेन हम ऊपर वाले टेबल में चले जाते हैं, ऊपर वाले टेबल में पहले हम मुंबई यूनिट पे जाते हैं और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। तो सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ कोर्स कवर कर लिया जाएगा सर, परचेज वगैरह थोड़ी कवर की जाती है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज थोड़ी कवर की जाती है क्योंकि वो तो गुड्स या सर्विसेज ही नहीं होते हैं, और सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग को बेच रहे हो, बेचना थोड़ी कवर किया जाता है, वो भी तो शेड्यूल 3 के अंदर सप्लाई ही नहीं माना जाता। तो टैक्सेबल सप्लाई कैसे बनेगा, इसका मतलब टैक्सेबल सप्लाई तो एक ही है आपका 12,50,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा आपको दिसंबर के महीने में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। आपको बोला इन केस ऑफ मुंबई यूनिट पेमेंट की है, पेमेंट आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो ये अभी कोई काम का नहीं है। फिर आपको बोला है अक्टूबर बीइंग दिवाली मंथ द रिटेल शोरूम एट मुंबई, ये रिटेल शोरूम की बात की, आपका फोकस मुंबई यूनिट पे है। फिर नेक्स्ट पॉइंट तो नागपुर यूनिट था, वो हमारा हो गया। फोर्थ, फर्दर इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुंबई यूनिट, ये काम का है, रिसीव्ड 3,15,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स बायर्स। आपने जो सामान बेचा था उसमें आपको डिलेड पेमेंट मिला तो देयर बाय आपने ब्याज चार्ज किया। अगेन ये आपने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15(2)D में पढ़ा होता है कि इस तरीके से जो आपकी बिजनेस की वजह से कोई लेट पेमेंट मिलता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होता है, उस पे जीएसटी लगाया जाता है। तो 3,15,000 पे तो आपका जीएसटी लगाया जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा होता है एट द टाइम ऑफ रिसीट ही होता है, यानी कि दिसंबर महीने में ही एप्लीकेबल किया जाएगा। द इंटरेस्ट पर्टेन्स टू द सेल मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के रिलेटेड रहा होगा सेल्स। मुंबई यूनिट रिपोर्टेड सेल्स ऑफ 12 लाख इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और जो उसकी रेगुलर सप्लाई है वो 12 लाख की है, यानी 12 लाख प्लस 3,15,000, इन दोनों को ऐड करके 15,15,000 आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक आयरन की बात की नहीं है तो 12% का रेट लगाओगे तो 1,81,800 हो जाएगा। ये दिसंबर की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हो गई आपकी। तो ऊपर था 12,50,000 की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और 1,81,800 की आपकी डी। आंसर हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का। देखो अगर आपने वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल लिया था तो आगे सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो, क्योंकि कोई और ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा ना।
तो अननेसेसरी वक्त क्यों बर्बाद करें हम बाकी ऑप्शन चेक करने के चक्कर में, हम डी सीधे टिक करके आगे बढ़ जाएं, समय बचाएं। तो कई बार हमें छोटे छोटे क्लूज से भी काम बन जाता है, तो ये भी केयरफुली देखा करो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कई बार स्ट्रैटेजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय रिटेल शोरूम एट मुंबई। इनमें से कौन सा सही है फॉर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फॉर आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द रिटेल शोरूम, जिसमें महीना नहीं बताया, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखो सारे के सारे अक्टूबर के ही दिए हैं, यानी कि आपको इससे हिंट मिल गया कि आपको अक्टूबर ही ढूंढना है, बाकी और कुछ ढूंढना ही नहीं है, और रिटेल शोरूम पे काम करना है अब एट मुंबई। तो अगर आप रिटेल शोरूम की बात करने जाओगे एट मुंबई, तो सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स आपको 6,50,000 का दिखाई दे रहा है, रिटेल शोरूम एट मुंबई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये तो दिख रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं इन केस ऑफ मुंबई यूनिट, ये कोई काम का नहीं है। October being Diwali month, the retail showroom at Mumbai has sold combo packs of food processor and electric iron. फूड का प्रोसेसर और इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका कॉम्बो बना के बेचा है एट अ डिस्काउंटेड रेट टू बूस्ट सेल। तो कॉम्बो बना के थोड़ा सस्ते में बेच रहे हैं उस कॉम्बो को। ईच कॉम्बो पैक हैज बीन सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6,000। आउट ऑफ दिस टोटल सेल ऑफ रिटेल शोरूम जो हमने ऊपर देखा था 6,50,000 का, 1,50,000 इज अकाउंट ऑफ सच कॉम्बो पैक, उसमें से 1.5 लाख कॉम्बो पैक का है, तो हमने अलग कर दिया, 1.5 लाख कॉम्बो पैक का हो गया, और बाकी 5 लाख बच गए आपके। For this purpose, the electric irons were specifically procured by the retail showroom from the market since the company does not manufacture the same। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन उन्होंने प्रोक्योर किए थे। Few electric irons have been sold individually as well, जिसमें total sales of such electric iron which is included in the sales reported in the table above is 36,000 rupees। तो उसमें से 36,000 का तो इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रिक आयरन हमने बेचा है, बाकी और जो बच जाएंगे 5 लाख के अंदर वो आपके रेगुलर कोई और गुड्स होंगे। तो इसीलिए हमने 5 लाख का भी बाइफर्केशन कर दिया, 36,000 आयरन है और 4,64,000 बाकी बैलेंस बच गया। ये सब करने के बाद आपको दिख रहा है 1.5 लाख एक अलग है, 36,000 एक अलग है, और 4,64,000 अलग है। ये आपको 3 डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें वो जो 1.5 लाख है वो एक कॉम्बो है। कॉम्बो है तो कॉम्बो पैक के अंदर तो सर देखना पड़ता है कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो क्या आपने कभी देखा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कि इलेक्ट्रिक आयरन को फूड प्रोसेसर के साथ बेचा जा रहा है? तो सर दिस इज नॉट अ नेचुरल बंडल, इट इज एन आर्टिफिशियल बंडल। तो ये मिक्स सप्लाई बन गया, और मिक्स सप्लाई बन गया तो रेट डिसाइड करते वक्त हायर रेट ऑफ टैक्स ली जाती है। तो एक पे 18 था, एक पे 12 था, तो आप क्या कंसीडर कर लोगे? 18% की रेट कंसीडर कर लोगे जो आपको यहां पर मेंशन की हुई है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक आयरन है उस पे तो 18% ही लगेगा, और बाकी जो रिमेनिंग गुड्स है वो सिंपल इंडिविजुअल गुड्स हैं जिन पे 12% लगेगा। आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, 36,000 पे 18%, 4,64,000 पे 12% और 1.5 लाख पे 18%, तो आपका 89,160 निकल के आना चाहिए। एक बार क्विकली अगर हम कंफर्म कर लें सिर्फ, $89,160 आपका ये नंबर निकल के आ रहा है। इसके बाद देखते हैं तो नागपुर यूनिट के बारे में हो चुका था, फर्दर इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुंबई यूनिट हो चुका था, और फिर एक ट्रक मुंबई यूनिट दिया था। तो ये सब किसी काम का नहीं है, हम सीधे आंसर पे आ सकते हैं, और हमारा 89,160 आया, तो आपका आंसर हो गया थर्ड का ए। तो थर्ड का आपका आंसर ए हो गया। बाकी तो आपके ऑप्शंस ऑफ कोर्स मैच नहीं कर रहे, इसमें ऑप्शंस काम नहीं लगते, सॉल्व ही करना पड़ता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय नागपुर यूनिट एंड मुंबई यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। नागपुर यूनिट और मुंबई यूनिट की एग्जाम सप्लाई बतानी है, एग्जाम सप्लाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो वापस आप ऊपर वाले टेबल पे जाते हो, तो जब हम इस टेबल को सॉल्व कर रहे थे तो हमें एग्जाम सप्लाईज दिख रहे थे। सर ये तो परचेज थे, परचेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम एग्जाम सप्लाई की बात कर रहे थे। एग्जाम सप्लाई की बात करें तो 1,08,000 आ गया नागपुर यूनिट में। और फिर हम सेल ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो सेल ऑफ सिक्योरिटी सर गुड्स या सर्विस ही नहीं होते, सप्लाई नहीं होते, सप्लाई नहीं होते तो एग्जाम सप्लाई कैसे होंगे? यहां सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो सर वो सप्लाई नहीं होता, नेगेटिव लिस्टेड होता है शेड्यूल 3 में, तो वो सप्लाई नहीं है तो एग्जाम सप्लाई कैसे होगा? और सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग अगेन वो सप्लाई नहीं है तो एग्जाम सप्लाई कैसे होगा? इसका मतलब मुंबई यूनिट की तो एग्जाम सप्लाई 0 है, जबकि नागपुर यूनिट की एग्जाम सप्लाई 1,08,000 है आपकी। तो हम यहां पर ऑप्शंस देखें तो 1,08,000 हमारे नागपुर यूनिट का हो गया और मुंबई यूनिट का नील हो गया, तो आपका आंसर हो जाता है ए। फोर्थ का ए हो गया। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय नागपुर एंड मुंबई यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सिंग आईटीसी अंडर रूल 42 एंड 43 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब आपको याद आना चाहिए कि सर जब हम आईटीसी रिवर्सल का पढ़ते हैं, रूल 42 इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस एंड रूल 43 इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, आईटीसी के चैप्टर में, तब हम ये कहते हैं कि जो आपका एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन है जो 17 सबसेक्शन 3 के थ्रू प्रोवाइड की गई है, वो रिवर्सल के पर्पस के लिए अलग होती है, जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को भी एग्जाम सप्लाई के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो नेचुरली और जनरली वो एग्जाम सप्लाई नहीं है, क्योंकि सर वो सप्लाई नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 और 43 हम कंसीडर करते हैं। एंड इनफैक्ट जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जो एग्जाम्ड होता है, उसे हम एग्जाम मानते ही नहीं है। रिवर्स चार्ज आउटवर्ड जो होता है उसे हम एग्जाम सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब बातें आपने पढ़ी होती है 17 सबसेक्शन 3 के अंदर, वो हमें यहां काम लगेगा, क्योंकि हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बताओ नागपुर और मुंबई की फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सिंग आईटीसी। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सिंग आईटीसी आप देखने जाओगे तो पहले अगर हम नागपुर यूनिट की बात करें तो सर सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दिया 1,85,00,000 का, बड़ी तो एक्चुअल वैल्यू है,
आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं क्या लेनी होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होती है। सर जो दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो 1,85 लाख ही हो गया, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तो आप लोगे ही नहीं ना, क्योंकि वो तो आपकी एग्जाम सप्लाई होती है, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43, उसके रिलेटेड आईटीसी हम रिवर्स नहीं करते, इसीलिए उसे हम एग्जाम सप्लाई ही नहीं मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन केस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो 4,50,000, तो यहां जो एक्चुअल सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है उसका 1% ही आप कंसीडर करते हो, तो 1% कंसीडर करोगे तो वो कितना हो गया, 4,500 हो गया, ये आपका एक नंबर निकल के आ गया। और जो दूसरा है सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लोगे तो 75 लाख हो गया, 75 लाख एंड 4,500 ये आपका टोटल हो जाएगा, और वहां 1,85 लाख का आपका नंबर बन जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं, 1,85 लाख होगा और 75 लाख 4,500, तो हमारा फिफ्थ का बी आपका आंसर हो जाता है। 75 लाख और 4,500 को हमने ऐड कर दिया और 1,85 लाख हमने पिक कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, द मुंबई यूनिट विशेष टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइजिंग द सीजर ऑफ द ट्रक। ये पॉइंट हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले इस पॉइंट को रीड कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट एक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। On October 23, a truck carrying finished goods of the Mumbai unit was intercepted by the proper officer. The proper officer was of the view that e-way bill was not prepared as per the provision. The truck along with the goods was seized under section 129. The seizure order was passed on October 23 and the same was communicated on October 24. Seizure order पास किया गया था सेक्शन 129 के अंदर, और आप पेनल्टी वगैरह जानते हैं उसके अंदर क्या एप्लीकेबल की जाती है, और 23 अक्टूबर को ऑर्डर बनाया, लेकिन कम्युनिकेट 24 अक्टूबर को हुआ। ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके रिलेटेड हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि आप अपील फाइल करना चाहते हो, आप अपील फाइल करना चाहते हो तो सेक्शन 107 में जाना चाहते हो, आप सेक्शन 107 में आप अपील जब फाइल करने जाते हो टू द एपेलेट अथॉरिटी, जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है, तो उस केस में आपको एक टाइम पीरियड दी होती है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जो भी ऑर्डर आया वो जिस दिन कम्युनिकेट हुआ है वहां से 3 महीने आपको कंसीडर करने रहते हैं, तो 3 महीने कंसीडर करने जाओगे। आपको यहां पर डेट क्या प्रोवाइड की हुई थी, October 24, October 24 से 3 months आप कंसीडर करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपका आंसर हो जाता है यू कैन फाइल एन अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी ऑन और बिफोर 24th of January ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 6 का आंसर सी हो जाता है। सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए इस केस के। एक पॉइंट और दिया था, पॉइंट नंबर 5, जो हमें यहां प्रोवाइड किया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 तो जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ नंबरिंग एरर है आपके आरटीपी में। स्टॉक वैल्यूड एट ₹7,30,000 वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। हमने ये रीड ही नहीं किया क्योंकि सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप मुंबई से नागपुर ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक ही जीएसटी आन में थे ना, एक ही जीएसटी आन में थे, तो उसका इंपैक्ट कहां क्रिएट होने वाला है, क्योंकि वो तो ना कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कुछ बेचा थोड़ी है, वो तो सेम ही पर्सन है, सेम जीएसटी आयन है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया होता अपनी मर्जी से तो उस केस में फिर वो भी एक आउटवर्ड सप्लाई बन गया होता, नागपुर के लिए इनवर्ड बन जाता और मुंबई के लिए आउटवर्ड बन गया होता। इस तरीके से और भी यहां कुछ कंटेंट दिया था, बट वो हमें क्वेश्चन में कोई काम लगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में बैंगलोर यूनिट या अहमदाबाद के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, तो देयर भाई हमें ये सब पॉइंट्स काम ही नहीं लगे क्वेश्चन में। इस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे होते तो हम उसे जरूर सॉल्व करते। ये हमने केस सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे। क्या प्रोवाइड किया है, बेला Petroleum Limited is engaged in the business of refining and marketing of petroleum products. It has one refinery each in the state of Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra. 3 जगहों पे इनकी रिफाइनरी है और ये मार्केटिंग भी करते हैं। The company has separate marketing कम administrative office for every major state, ज्यादातर स्टेट्स में है, and common administrative for a group of small state. छोटे-छोटे स्टेट्स का इकट्ठा एक जगह रखा है, बाकी बड़े-बड़े स्टेट का हर स्टेट में एक-एक ऑफिस एग्जिस्ट करता है, मतलब ये तो पैन इंडिया रजिस्टर्ड होंगे। Example और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर वन मार्केटिंग ऑफिस, और they also blend lubricants इन ब्लेंडिंग प्लांट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। उनकी ब्लेंडिंग प्लांट्स भी है जो 2 स्टेट्स में लोकेटेड है। एज अ पॉलिसी ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर वन रजिस्ट्रेशन। यानी ये जितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं उतने स्टेट्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स दिया हुआ है, पर हर स्टेट में जितने यूनिट्स हैं उन सबका एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, अलग अलग नहीं लिया। हम जानते हैं हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करना, इसलिए आपने एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है एज अ पॉलिसी। Imported crude is used as an input in the refinery. रिफाइनरी में क्रूड यूज किया जाएगा। एंड द फॉलोइंग मेजर प्रोजेक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, ऐसे 2 ग्रुप्स डिवाइड करके दिए हुए हैं जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें ग्रुप ए वाले में लिखा है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे ये सारा बनता है, और ग्रुप बी वाली कैटेगरी के अंदर हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि ये सारे बनते हैं जिसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें अभी भी स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट आपके एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं। तो ये आपके 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं। उसके बेसिस पे बताया हुआ है बेस ऑयल्स आर फर्दर सेंट टू ब्लेंडिंग प्लांट, जहां पे वो ब्लेंड किए जाते हैं जो प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स। तो इस तरीके से स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में आपको ये सब डिटेल्स इन थाउजेंड्स प्रोवाइड की हुई है। ये सारी डिटेल्स जो हम क्वेश्चन में जैसे नीड होगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे। एक फायर हुई थी स्टोर रूम में ऑफ रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऑन 28 Feb, और एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्पेयर जो प्रोक्योर किए गए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। इतना पढ़ते ही दिमाग में ब्लॉक क्रेडिट आ गया होगा आपके, क्योंकि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय या लॉस्ट या स्टोलन होती है या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है फ्री सैंपल, तो उसके ऊपर हमें आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आईटीसी इज निल,
subject to the information all the conditions have been satisfied, there is no inward or outward in January and February apart from the aforesaid main transaction. ऊपर जो दिया है जनवरी में ट्रांजेक्शन हुए वही हुए, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन 7 to 11। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वैल्यू ऑफ कंपनी सप्लाइंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। सर क्वेश्चन में तो पुडुचेरी की कोई बात ही नहीं हुई थी, इज दिस मच, जो सिर्फ ग्रुप ए प्रोडक्ट्स हैं, जो सब टैक्सेबल थे आपके ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। एंड इन द स्टेट ऑफ गोवा, गोवा की भी क्वेश्चन में तो कोई बात ही नहीं हुई थी, इतना अमाउंट है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, टैक्सेबल भी और एग्जिम भी है। पूछा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको इन दोनों में कहां लेना है, कहां नहीं लेना है, वो सही ऑप्शन टिक करो। तो सर हमको एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए होता है और हमें इतना कंटेंट दिया है, तो उसके बेसिस पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 50,72,000 निकल के आ जाएगा, जो आपका जो पुडुचेरी और गोवा के अंदर जो हम लिमिट्स पढ़ते हैं उस लिमिट से ज्यादा ही हो गया ना, चाहे आप 10 बोलो, 20 बोलो, 40 बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है, आपकी लिमिट तो वैसे ही क्रॉस होने वाली है। अगर आप 40 भी डिटरमाइन करते हो तो इस तरीके से वो क्रॉस हो गया, तो ऐसे ही जैसे ही वो क्रॉस हुआ इमीडिएटली हम क्या कहेंगे कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो सर दोनों स्टेट्स में लेना पड़ेगा क्या, उन जगहों पे लेना पड़ता है जहां से आप 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। तो सर पुडुचेरी से भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है और गोवा से भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, एंड देयरबाय यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन बोथ द स्टेट्स। तो 7 का आंसर सी हो जाता है। सर इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, खाली वो रीडिंग के लिए था आपके। फिर क्या दिया है, द एलिजिबल आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लोकेटेड है, वहां पे जो आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई है वो डिटरमाइन करके दो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो हमें जनवरी महीने के रिलेटेड कंटेंट देखना है, जनवरी महीने के रिलेटेड ही दिया है आपको कंटेंट, और उसके अंदर भी आपको कौन सा स्टेट देखने बोला है, आपको देखने बोला है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपका सारा ध्यान महाराष्ट्र स्टेट पे होना चाहिए। आपको कहा है कि इसमें कितना आईटीसी एट्रिब्यूटेबल है टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई, आपको ये बताना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ग्रुप बी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक्साइज और वैट लगा होगा 3400 है, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। अब ग्रुप बी प्रोडक्ट्स के अंदर आपके सारे वो पेट्रोल और डीजल और वो थे जिन पे जीएसटी नहीं लगता, स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट लगता है। जब हम रूल 42 और 43 पढ़ते हैं तब उसके अंदर हमने बात क्लियर की होती है कि जो वैट और ईडी होता है उसे आप कंसिडर नहीं करते, और यहाँ पे ये इंक्लूसिव दिया है। और नीचे आपको क्वेश्चन में जाके बताया एक्साइज ड्यूटी इतनी थी और वैट इतना था, यानी 1600 आपको हटाना पड़ेगा। ये जो आपका टोटल अमाउंट है 3400 उसमें से आपको 1600 रिमूव कर देना पड़ेगा। तो 3400 में से हम 1600 हटा देंगे तो 1800 बचेगा आपका, 1800 की वैल्यू रह जाएगी। और उसके बाद क्या बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ग्रुप ए बिफोर ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जीएसटी वगैरह नहीं लगाया इसके ऊपर, इसके ऊपर एक्साइज वैट तो है ही नहीं, वो 200 है आपका। तो टोटल टर्नओवर देखे तो आपका 1800 प्लस 200 2000 हो गया। और उसके अंदर अगर हम ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट्स देखें जो आपके एग्जिम सप्लाई माने जाते हैं, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जिम सप्लाई, वो आपके 1800 का हो गया एक्सक्लूडिंग द एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। तो टोटल 2000 का हो गया, उसमें से 1800 एग्जिम सप्लाई की तरफ एट्रिब्यूटेबल है, तो 200 तो टैक्सेबल सप्लाई की तरफ एट्रिब्यूटेबल है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर टैक्सेबल सप्लाई की तरफ जो एट्रिब्यूटेबल है उसका पूछ रहे हैं। क्या आईटीसी, आपको आईटीसी कौन सा चाहिए, आपको बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, अगर हम फिर से देख लें, आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो हमें देखेंगे तो टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस प्रोक्योर्ड एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो 3 है, ये 3000 है बेसिकली। यहां पर जो भी नंबर्स है आपके सब वो थाउजेंड्स के अंदर हैं, तो 3000 है आपका ये नंबर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाएं तो आपके लिए यहां कैलकुलेट किया हुआ है सर 3000 लेंगे इंटू 1800 इन थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय 2000 इन थाउजेंड्स। 1800 कैसा है बताया, 3400 में से आपने हटा दिया 1600 को, तो देयर बाय आप 1800 पे पहुंच गए। और डिनोमिनेटर कैसे आया, 1800 का आपका जो टैक्स एग्जिम सप्लाई है वो, और 200 का आपका जो टैक्सेबल सप्लाई है वो, तो 2000 आ गया। तो ये जो पोर्शन निकल के आया होगा वो एट्रिब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जिम सप्लाई। तो 3000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 2000, तो वो आ जाता है आपका 2700 का अमाउंट। 2700 आपको 3000 में से हटाना होगा, तब आपको टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई निकल के आ जाएगा। तो वो कितना हो जाता है 300। तो आपका 8 का आंसर बी बन जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, द एलिजिबल आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई अगेन in the respect of capital asset procured in the state of Tamil Nadu for the month of January। सेम क्वेश्चन पूछा है सर, सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए पूछा है। कैपिटल गुड्स में ध्यान रखना, एक डिवाइड बाय 60 करना होता है हमें जब हम एलिजिबल आईटीसी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मंथली हमें देखना होता है। तो एक छोटी सी चीज हमें यहां पर एक रूल नंबर 43 के हिसाब से ध्यान रखनी है, क्योंकि इस बार कैपिटल एसेट के रिलेटेड पूछा है, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर आपका वैसे का वैसे ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अगर हम यहां पर देखने जाएं तो आपको पहली बात तो पूछा है with regard to tax paid on capital asset, तो ये आपको 12000 का अमाउंट पहले मिल गया, इसकी तरफ एट्रिब्यूटेबल अमाउंट निकालना है। अब हम टोटल देखने जाएं तो टोटल आपका कितना है 1650 है, 1650 है, जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी और वैट कितनी है 500 और 250 है। तो 1650 में से 500 और 250 अब हटाओगे तो 900 आएगा। दीज नंबर आर इन थाउजेंड्स, ठीक है, तो ये 900 आपका निकल के आ जाएगा। और यहां पर आपका ये 100 है,
इसका मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो 900 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो 1000 हो जाएगा, जिसमें आपको ये अमाउंट 12000 के लिए करनी है। ये 12000 के लिए निकल के आएगा, जिसमें आपको टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, मतलब जो टोटल 12000 है उसमें से हटाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका इनएलिजिबल पोर्शन है वो तो डिवाइड बाय 60 किया जाएगा ना आपका, क्योंकि आप यहां मंथली रिवर्सल्स करते हो, मंथली आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो देयर बाय आपकी इजी कैलकुलेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि ये पहले 12000 इंटू 900 डिवाइड बाई 1000 किया होगा आपने, तो 12000 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 1000, आपका ये नंबर निकल के आ गया 10800। 10800 निकल के आ गया, जो डिवाइड बाई 60 कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड बाई 60 करते हैं तो वो 180 हो जाता है। 180 आपको 12000 में से हटा देना है, तो एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई आपका निकल के आ जाएगा। वो अमाउंट कितनी हो जाती है आपकी 11820 का नंबर हो जाता है। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। दैट्स इट, डन। क्वेश्चन नंबर 10, लुब्रिकेंट वैल्यूड एट 10,000 has been stock transferred from blending plant located in the state of Tamil Nadu to the refinery located in the same state in the month of January। सर इसके लिए केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये बोल रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर हुआ है in the state of Tamil Nadu to refinery located in the same state। सर विद इन द सेम स्टेट हुआ है, विद इन द सेम स्टेट हुआ है, और हमने कहा था स्टेट में रजिस्ट्रेशन एक ही है, तो सर रजिस्ट्रेशन ही एक है तो टैक्सेबल कैसे होगा? वो वहां दो लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आंसर सीधे नील हो जाता है। एज द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई, सीधे वो वहीं क्लोज हो जाता है आपका। फिर एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बेला पेट्रोलियम लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेयर्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन फरवरी। हमने वहां पे पढ़ा था कि फरवरी में फायर लगी थी जिसकी वजह से स्पेयर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब इसके लिए आपको अगेन केस क्या पढ़ना है, आपको ये बात पता कि जो स्पेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके रिलेटेड जो आईटीसी होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो अगर आपने वो ले लिया होगा तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग चीजें दी हुई है, उसमें सही आंसर आपका सी हो जाता है। यू शुड नॉट अवेल आईटीसी ऑन द टैक्स पेड ऑन द स्पेयर्स, क्योंकि 17.5 के अंदर हमने इसे ब्लॉक क्रेडिट के अंदर डिस्कस किया हुआ होता है। डन। क्वेश्चन 11, केस सिनेरियो 2 हो गया। अब आप देखो इस केस सिनेरियो के अंदर कितना कुछ दिया था, बट सब कुछ काम का थोड़ी था, जितना काम का था उतना ही रेलेवेंट होता है, इसीलिए कभी भी पूरा केस सिनेरियो मत पढ़ो। केस सिनेरियो को स्कैन करने के बाद, रीड करने के बाद एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यू देख के फिर केस सिनेरियो को रीड करते करते उसे सॉल्व करो। दैट इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज रिलेटेड टू कस्टम्स, और कस्टम्स का एकदम साइड का पॉइंट दिया है। एक्सपोर्ट किया है आपने कंसाइनमेंट एंड उसके ऊपर एप्लीकेबल एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है, तो साइड का पॉइंट हो गया ना, क्योंकि सर एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी कम चीजों पे लगती है, बट बोला एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है। ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज वो गुड्स रिजेक्ट हो गए, ठीक है, एंड दे वर रिटर्न टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, रिटर्न हो गए, तो आपको री इंपोर्ट करना होता है विद इन 1 ईयर। ये बात आपने पढ़ी होती है। अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड चाहिए होता है तो सेक्शन नंबर 26 के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं। 26A में रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ते हैं और 26 में रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी पढ़ते हैं। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली बच्चे ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है, साइड का पॉइंट मानते हैं, और वही आपको एमसीक्यू बना के पूछा है। विदाउट एनी रीसेल इन्वॉल्व्ड, द प्रॉपर ऑफिसर पास द क्लियरेंस ऑर्डर फॉर रिटर्न गुड्स ऑन दिस डेट 15th of October। 15th of October को क्लियरेंस ऑर्डर पास किया है। हमने ये बात पढ़ी होती है, जिस भी दिन क्लियरेंस ऑर्डर पास किया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपने एक्सपोर्ट करते वक्त पे किया होगा, क्योंकि अब ये सामान रिटर्न होकर वापस आ गया तो कंजम्पशन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है, तो देयर बाय वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का आपको वापस रिफंड मिल जाना चाहिए। तो रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है इस 15 अक्टूबर की डेट से, यहां से 6 महीने में आपको एप्लीकेशन करना होता है सेक्शन नंबर 26 के तहत। तो 6 महीने अगर आप देखोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको 15 अप्रैल तक एप्लीकेशन कर देना है। पूछा है उन्होंने एप्लीकेशन किया 10 मई को, लेट हो गया। Is he eligible for refund of export duty? आप बोलोगे no, because the application has been made beyond the time limit, thereby आप eligible नहीं है। Done। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम डिस्कशन में नहीं ले रहे, बिकॉज हमने कहा वो आपको आंसर दिए हुए हैं, उससे आपका काम बन जाएगा। खाली इन क्वेश्चंस को करने से पहले स्टैट्यूटरी अपडेट सारे देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इसके अंदर जो एकदम एक रीसेंट अपडेट आया है उसे यहां पर इंक्लूड किया गया है, तो वो पॉइंट अगेन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने वो सारे रीसेंट अपडेट्स पहले पूरी प्रॉपर्ली कवर कर लिए होंगे। ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ और क्वेश्चंस के अंदर भी दिया है। हाँ ये रहा, ये वाला पॉइंट है आपका नंदिता प्राइवेट लिमिटेड वाला, पीनल चार्जेस वगैरह जो लगते हैं, तो हमने इसके रिलेटेड एक सर्कुलर कवर किया हुआ है कि रेगुलेटेड एंटिटी ही माना जाता है एंड देयर बाय इसे कोई टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन नहीं मानते तो देयर बाय इसे टैक्सेबल नहीं किया जाता है। ये पॉइंट आपका यहां पर पूछा गया है, ये रीसेंट आपका अपडेट है सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही आपको देन क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है वो भी सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 30 जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन के रिलेटेड है, जिसमें हम एक नया टाइम लिमिट पढ़ते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर, कि एक तो आपकी 30 नवंबर की डेट होती है और दूसरी 30 days from the date of revocation of cancellation of registration whichever is later होती है। उस पे आपको ये क्वेश्चन बना के दिया है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहां पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूरा नया जो सेक्शन आया है सेक्शन 74A उसके रिलेटेड पूरा कंटेंट बना के दिया है, तो 74A की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम जानते हैं 73 74 इज एप्लीकेबल अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 ओनली, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्वेश्चन है।
एंड देयर बाय यहां पर 74A लगेगा, उसी के प्रोविजंस दिए, क्वेश्चन इजी अगर आपने पूरा सेक्शन कवर कर लिया है तो। फिर आपको एक एपेलेट अथॉरिटी के रिलेटेड दिया प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं प्री डिपॉजिट के अंदर भी अपडेट आया है, जो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल को करते थे वो 20% की जगह 10% कर दिया गया है, और जो 40 की अमाउंट होती थी अगेन उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो वो जो आपके मैक्सिमम प्री डिपॉजिट्स होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 17 इंश्योरेंस के दोनों पॉइंट्स पूछे हैं, पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10 जो हमने कवर किए हुए हैं उनको पूछा गया है। को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो एग्जांपल हमने लिए थे वही एग्जांपल से प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके यहां पर दिया हुआ है, तो आपको अगर कंटेंट समझ आता है तो ये आराम से आपका हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन नंबर 18 प्रोवाइड किया हुआ है, ये भी अमेंडमेंट के रिलेटेड है। ये जो हमने आईजीसीआर रूल्स पढ़ते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, उसके अंदर हमने कुछ अमेंडमेंट्स देखे हैं कि जो क्वार्टरली वगैरह हुआ करता था वो सब मंथली हो गया है, और वहां जो एक छोटा सा पॉइंट था जहां 6 महीने लिखा था, जहां 1 ईयर कर दिया, वो यहां पर टेस्ट किया गया है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 19 तो आपको एक नॉर्मल कस्टम्स का क्वेश्चन है, ये कोई अमेंडमेंट वाला है ही नहीं क्योंकि यहां कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो नॉर्मल कस्टम्स का एक केस लॉ पूछा जाता है, जो हम कवर करते हैं स्टडी मटेरियल के सारे केस लॉज, उसमें से एक केस लॉ यहां पर आपको टेस्ट किया गया है। डन, ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हमने एमसीक्यूज ही डिस्कस किए, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसे ट्राई करें। स्टिल कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ये सारा कवरेज हमने सारे आरटीपी के एमसीक्यू, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स का कवरेज कर लिया। होपफुली आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, समझ आ गया होगा किसी आंसर को किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।